हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये 11th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले अपने ये पॉइंट पढ़ा था कि व्हाट इज़ द लिविंग का मीन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब अपने पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी कैसी होती है। अपने को बायोलॉजी के अंदर अगर कोई भी चीज़ की डेफिनेशन याद करनी है ना, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि अपने को इंग्लिश के वर्ड्स के ना मीनिंग पता होने चाहिए। फिर अपने उसकी डेफिनेशन अपने आप निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी जो वर्ड का मीनिंग होता है ना, उसी से उसकी डेफिनेशन बनी हुई होती है। तो सबसे पहले तो अपने को जैसे अब देखो कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब देखना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग नंबर के ऑर्गेनिजम्स जब अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दे डिफर इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी एंड हैबिटेट। अब देखो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ के ऊपर होंगे तो वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, साइज़ भी उनका डिफरेंट होगा, कलर में भी वो अलग होंगे, एनाटॉमी यानी कि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अब एनिमल्स और ह्यूमंस का डिफरेंस करें तो वो देखने में भी सेम नहीं होते, और अंदर से उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होएगी वो भी अलग होगी। और हैबिटेट यानी कि रहने के जो स्थान है, रहने की जो प्लेस है, वो भी अलग अलग होती है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली इन साइज, कलर, एनाटॉमी एंड हैबिटेट। नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। अब क्या है कि अर्थ के ऊपर कितनी टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं उसके बारे में यानी कि स्टडी की गई है पूरी। तो स्टडी करने के बाद में ये पता लगाया गया कि अपनी अर्थ के ऊपर 1.7 से लेके 1.8 मिलियंस तक स्पीसीज प्रेजेंट है अलग अलग टाइप की। और उनमें से जो एनिमल्स हैं वो कितने प्रेजेंट है? 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं। ओके, तो 1.25 एनिमल्स हैं। अब इंसेक्ट उनमें से भी कितने हैं? 1.025 मिलियन स्पीसीज आर इंसेक्ट, यानी कि 1.7 में से आप देखो कि 1.025 मिलियन स्पीसीज तो इंसेक्ट की हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो हैं इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं अपनी अर्थ के ऊपर। प्लांट्स आर अबाउट 0.5 मिलियन, और जो प्लांट्स हैं वो कितने हैं? 0.5 मिलियन ही हैं। ये थी बायोडाइवर्सिटी का मतलब। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? सबसे पहले A.P.D. कैंडोल ने ये वर्ड दिया था टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यानी कि जो किससे डील करती है? ये क्या करेगी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अर्थ पे प्रेजेंट है, अब अपनों ने जो जितनी स्टडी की हैं उसके बेसिस पे तो 1.7 से 1.8 मिलियंस स्पीसीज़ अपने अर्थ पे प्रेजेंट है। लेकिन मान लो कि अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म अपने देख लें अर्थ पे जो कभी पहले देखा नहीं है, ना तो उसका नाम कभी डिस्क्राइब किया है साइंटिस्ट ने भी, और ना ही उसके बारे में कुछ पता है। मतलब कि कोई नई स्पीसीज़ आ गई अपने अर्थ पे, तो अब उस स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासीफाई करना और उसको नाम देना, ये सारा काम किसका होता है? ये टैक्सोनॉमी ब्रांच का होता है। ये क्या करती है कि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म अपनी अर्थ के ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेगी कि ये क्या चीज़ है, कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। फिर उसको क्या करेगी? क्लासीफाई करेगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेगी कि ये दिखने में कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसको कौन से ग्रुप में रखें, कि इनको रेप्टाइल्स में रखें, मैमल्स में रखें, एम्फीबियंस में रखें, किस में रखें। तो फिर क्लासीफाई करता है। फिर उसके बाद में उसको नोमेनक्लेचर करता है, कि उसको नाम देता है कि इसको क्या नाम से बुलाएंगे। तो ये सारा काम किसका होता है? टैक्सोनॉमी का होता है। फिर उसके बाद में
ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये किसने दिया था, इसके बारे में स्टडी किसने किया था? इसके बारे में जो स्टडी की थी वो की थी लीनियस ने। लीनियस को, इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके साथ साथ में अपने को ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में देखो 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जोलॉजी, एक होता है बॉटनी। जोलॉजी के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एनिमल्स के बारे में रीड किया जाता है, और बॉटनी के अंदर प्लांट्स के बारे में रीड किया जाता है। तो जोलॉजी के फादर किनको कहा जाता है? एरिस्टोटल को, और बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस को। तो ये तीनों पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ जोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि आप जब लास्ट तक यानी कि 11th 12th BSc MSc कुछ भी करते हो ना, या नीट में, सब चीज़ों में ये क्वेश्चन है ना हमेशा आपके सामने आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। एंड टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? लीनियस। अब क्या है कि टैक्सोनॉमी है वो जो स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करती है, क्लासीफाई करती है, वो किस बेसिस पे करती है? वो किस बेसिस पे करती है? बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की पहले तो स्ट्रक्चर देखेगी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, कि वो बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है। फिर उसकी स्ट्रक्चर देखेगी सेल की, कि उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। फिर उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस देखती है कि वो कैसे डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद में उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रीड करती है, और फिर उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाता है। अब मतलब ओवरऑल इसका एक बेसिक प्रोसेस बन गया टैक्सोनॉमी का। वो बेसिक प्रोसेस क्या बन गया अपने, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर मेन 4 स्टेप आ गए। कौन कौन से? एक तो हो गया कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, और फिर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया जाता है, उनको समझा जाता है कि उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाती है, उसकी सेल की स्ट्रक्चर देखी जाती है। अब ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके देख लिए कि उसके अंदर क्या क्या है। फिर उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब सारा कुछ कैरेक्टराइज करके उसका डिस्क्रिप्शन बनाना एक, कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सब प्रेजेंट है। फिर उसको उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, यानी उसका जो डिस्क्रिप्शन बनाया है उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाता है, कि यानी कि कितनी किससे सिमिलैरिटीज़ हैं और किस ऑर्गेनिज्म से उसके डिफरेंसेस हैं। उसके बेसिस के ऊपर उसको उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में रखा जाता है। यानी कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे इसको ग्रुपिंग की जाती है इसकी। फिर उसके बाद है नॉमेनक्लेचर। फिर ग्रुपिंग करने के बाद में उसको एक नाम दिया जाता है कि उसका नाम क्या होगा। उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है ताकि उसकी एक अलग पहचान बन सके, क्योंकि साइंटिफिक नेम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपने उनको जान पाते हैं कि हाँ ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अब अपने देखेंगे कि उनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में किसने बताया था और कैसे इनका नाम दिया जाता है। तो अब अपने बढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। तो ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए स्टैंडर्ड नेम और साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को उसका स्टैंडर्ड नेम या साइंटिफिक नेम देना, ठीक है, जिससे क्या होएगा कि उस ऑर्गेनिज्म की पहचान की जा सके कि हाँ ये इसका ये नाम। क्योंकि अपने वर्ल्ड के ऊपर देखो कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कितने सारे लोग हैं। तो अगर मान लो कि अब टाइगर है या फिर लॉयन है या मैंगो है, मान लो अब मैंगो बुलाते हैं अपने, लेकिन क्या पता कहीं और किसी कंट्री के अंदर मैंगो को लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ और ही बुलाते हो।
तो फिर उसके लिए क्या होता है कि कुछ और बुलाते हो मान लो, तो फिर इसको एक साइंटिफिक नेम दे देंगे ना, तो हर एक जगह पे कहीं भी जाएं अपने, अगर अपने किसी को उसका साइंटिफिक नेम लेके बता रहे हैं ना कि अपने इसकी बात कर रहे हैं, तो वो आसानी से समझ जाएगा कि ठीक है ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो अब अपने पढ़ते हैं कि इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे रखा जाता है। नेम ऑफ स्पीसीज इज़ मेड बाय 2 वर्ड्स, यानी कि एक स्पीसीज़ है उसको अगर अपनों ने साइंटिफिक नेम देना है तो उसके लिए 2 वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? जीनस एंड स्पीसीज़, यानी कि उसके 2 वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड होता है वो होता है उसका जीनस, और जो दूसरा वर्ड होता है वो उसकी स्पीसीज़ का नाम रखा जाता है। फॉर असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट्स प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया आर प्रोवाइडेड इन, यानी कि अगर किसी प्लांट को साइंटिफिक नेम देना है ना तो उसके लिए कौन सी ब्रांच अप्लाई होती है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। अभी मैंने आपको बताया था कि बॉटनी के अंदर किन की स्टडी की जाती है? प्लांट्स की। तो इसके लिए कौन सी ब्रांच है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN ब्रांच का यूज़ किया जाएगा। और अगर एनिमल्स की अगर अपने को साइंटिफिक नेम की रीड करना है या स्टडी करनी है तो उसके लिए कौन सी ब्रांच प्रोवाइडेड की गई है? ICZN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जियोलॉजिकल मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करना, उनको नाम देना। तो ये ब्रांच होती है एनिमल्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम द 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो इसके अंदर 2 वर्ड्स की जरूरत पड़ रही थी ना, 2 कंपोनेंट्स लग रहे हैं, तो इसलिए इस नोमेनक्लेचर को क्या नाम दिया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया है। ठीक है, दिस वॉज गिवन बाय, किसने दिया था ये? कैरोलस लीनियस ने दिया था। साइंटिफिक नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अब कौन कौन से थे? एक तो था जीनस, जीनस को जेनरिक नेम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जेनरिक नेम। तो सबसे पहले होता है जेनरिक नेम यानी जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। स्पीसीज मतलब स्पेसिफिक नेम, उसका स्पेसिफिक नेम क्या है। और स्पेसिफिक को और एक चीज़ लिखी होती है स्पेसिफिक एपिथेट। सेम ही मतलब है इनका कि फर्स्ट वर्ड होगा वो जेनरिक होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसिफिक, या फिर इसको जीनस और स्पीसीज भी कह देते हैं अपने। अब अपने एक साइंटिफिक नेम देखते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। अब मैंने जैसे आपको मैंगो का बताया था, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। अब हर जगह पे है ना इसको एक पर्टिकुलर नेम से बुलाया जाता है जो है मैंजीफेरा इंडिका, और लोकल लैंग्वेज में हर जगह अलग अलग नाम से हर एक चीज़ को बुलाया जाता है। तो ज़्यादातर क्या है? मैंगो कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका है, अब इसमें देखो इसमें 2 वर्ड्स हैं। सबसे पहला जो वर्ड होएगा वो होगा जेनरिक नेम, और दूसरे वाला अपनों ने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक नेम, यानी कि स्पेसिफिक नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो मैंजीफेरा इज ए जेनरिक नेम, यानी इसका जीनस है ये, और ये स्पीसीज है। तो जीनस और स्पीसीज को मिलके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक साइंटिफिक नाम रखा जाता है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में अपनों ने ये रीड कर लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर 2 वर्ड्स होते हैं, पहला जीनस होता है फिर स्पीसीज होती है। अब क्या होता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने का एक तरीका भी बताया गया है कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसके रूल्स होते हैं। तो अब इनके रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द लैटिन और लैटिनाइज्ड। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? लैटिन वर्ड में लिखे हुए होते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड इज़ जेनरिक नेम, जैसे अपनों ने पहले ये चीज़ तो पढ़ ही ली कि पहला वर्ड होता है वो जेनरिक नेम होगा हमेशा, और जो सेकंड नेम होएगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज। जेनरिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जो जेनरिक नेम होता है ना
वो हमेशा कैपिटल लेटर, यानी कि मैंने देखो मैंजीफेरा है तो मैंजीफेरा को कैपिटल M से स्टार्ट किया है, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है जेनरिक नेम को। वाइल स्पेसिफिक नेम इज़ रिटन विद स्मॉल लेटर, और ये देखो ये स्पेसिफिक नेम है और स्पेसिफिक नेम को क्या है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। तो इसको इंडिका है, इंडिका स्मॉल आई से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फिर जो फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट जो वर्ड है जेनरिक नेम, उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो स्पेसिफिक नेम है उसका सेकंड जो स्पीसीज़ है तो उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे अपने। बोथ वर्ड्स इन साइंटिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन, यानी कि ये दोनों वर्ड्स को अपने जब हाथ से लिखते हैं ना, तो हाथ से लिखने पे क्या होता है, इनको अलग अलग लाइन से क्या है सेपरेट करके अंडरलाइन करना होता है। यानी कि मैंजीफेरा लिखा है ना, इसीलिए मैंने देखो इनको अंडरलाइन किया हुआ है। मैंजीफेरा के नीचे अलग से अंडरलाइन किया, ऐसे नहीं कि इकट्ठा एक साथ लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें अलग अलग वर्ड्स है ना, जेनरिक को अलग अंडरलाइन करना है, इंडिका को अलग अंडरलाइन करना है। तो अगर हाथ से लिख रहे हैं तो, क्योंकि वैसे अगर प्रिंटिंग होती है ना, इसकी प्रिंटिंग करते वक्त क्या इनको इटैलिक्स रूप में लिखा जाता है। इटैलिक्स फॉर्म क्या होती है कि उनको थोड़ा ऐसे मतलब टेढ़ा करके लिखा जाता है वर्ड्स को। एट द एंड द बायोलॉजिकल नेम दैट इज आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट नेम ऑफ ऑथर इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। अब ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि अब इसके अंदर ना बायोलॉजिकल नेम इसका लिखने के बाद साइंटिफिक नेम लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट के अंदर एक उसके जिस साइंटिस्ट ने बताया है ना, तो उसके साइंटिस्ट के वर्ड्स भी लिखे जाते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसके नाम लिखे जाते हैं। तो अब जैसे अपने मैंजीफेरा इंडिका है, अब लीनियस ने बताया था इसके बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, तो अपने लीनियस का LINN लिन लिख देंगे। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा M कैपिटल लेटर से आया, इंडिका का I स्मॉल लेटर से आया, फिर उनको अंडरलाइन कर दिया, फिर उसके बाद में लीनियस का LINN लिख दिया, कि मतलब इससे पता लग रहा है कि किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इट इंडिकेट दैट द स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, यानी कि ये जो स्पीसीज है वो किसके थ्रू बताई गई थी, लीनियस के थ्रू बताई गई थी सबसे पहले। तो ये था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, और उसको यूनिवर्सल रूल्स क्या होते हैं। ये ज़्यादातर अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या फिर किसी साइंटिफिक नेम किसी का लिखना है तो उसके बारे में बोल देंगे कि आप इसका साइंटिफिक नेम बताओ, और आगे अपने इसके साइंटिफिक नेम किसका क्या होता है उसके बारे में और पढ़ेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ अपनों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपनों ने देखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। फिर उसके बाद में टैक्सोनॉमी के बारे में रीड किया कि व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी किसने दी, फिर उसके फादर कौन है टैक्सोनॉमी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है कि उसको कैरेक्टराइज करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, और नोमेनक्लेचर। फिर नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। और फिर इसके अंदर जो 2 वर्ड्स होते हैं, 2 कंपोनेंट, वो कौन कौन से होते हैं, जीनस और स्पीसीज होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज यूज़ होती हैं, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, ICZN की फुल फॉर्म क्या होती है। और फिर उसके बाद में इसके रूल्स पढ़े हैं, और जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम पढ़ा है, और भी बहुत साइंटिफिक नेम अपनी बुक में NCERT में दिए हुए हैं, वो भी अपने करेंगे, क्योंकि अपने इस चैप्टर को कम्प्लीटली NCERT बेस करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। फिर कोई भी एग्ज़ाम करना है अपने को क्रैक, और नीट एग्ज़ाम के लिए भी ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन।